आज का बुंदेलखंड चैनल में हम आज फिर एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाए हैं जो अपना नाम और अपने काम के द्वारा पूरे झांसी मंडल में पहचानी जा रही है। इनके काम के द्वारा और इनके नाम के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी यह नाम चमकने वाला है। और हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर इनको एक बहुत बड़े पद से भी नवाजा गया है। हम आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण अगर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा तो हमारे मंडल झांसी में मिलेगा। हम आपको बता दें एक ऐसी नेत्री जो अपनी मेहनत के दम पर विभिन्न पार्टियों से होते हुए आज अपने एक ऐसे मुकाम पर पहुंची है जिस पर आगे आने वाली पीढ़ियां गर्व का अनुभूति करेंगी। हम आपको आज मिलवाने वाले हैं दीपमाला कुशवाहा जी से, जो अपने आप में अपने काम के द्वारा अपनी पहचान को बना रही है और इन्हें हाल में ही राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनाया गया है अपना दल एस के पार्टी के द्वारा। हम चाहेंगे कि सुश्री दीपमाला जी अपना परिचय, संक्षिप्त परिचय स्वयं दें और उसके बाद हम इनसे आने वाले समय में वो क्या क्या पार्टी के लिए करने वाली हैं, क्या क्या मंडल के लिए करने वाली हैं, क्या क्या प्रदेश के लिए करने वाली है और क्या क्या देश के लिए करने वाली है, इस सब के बारे में जानकारी लें। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आज का बुंदेलखंड में आपने मुझे बुलाया। मैं दीपमाला कुशवाहा लगातार बुंदेलखंड में संघर्ष करके, मेरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और लगभग 2 दशक से ज़्यादा हो गए मुझे राजनीति में करते करते। मुझे छात्र जीवन से ही मैंने समाज में कुछ परिवर्तन करने के लिए एक मुहिम चलाई। धीरे धीरे करते करते एक ऐसा मोड़ आया कि मैं समाजवादी पार्टी में मैंने 18 साल दिए। वहाँ मैं प्रदेश सचिव मेन बॉडी की सबसे कम उम्र की महिला थी। उस दौरान बड़ा कठिन होता था महिलाओं के लिए राजनीति करना। जिस वक्त मैंने राजनीति करी और मैं जिस कौम से आती हूँ, जिस जात से आती हूँ, वहाँ तो बहुत ही दिक्कत होती थी। लेकिन मुझे हौसला था ईश्वर का, मेरे माता पिता का। मैं लगातार संघर्ष करती रही, कई आंदोलन किया। आंदोलनों में भी मुझे जेल जाना पड़ा, 2 महीने जेल भी रही। माननीय शिवपाल सिंह यादव मुझसे जेल में मिलने आया, माननीय मुलायम सिंह जी का बड़ा ही आशीर्वाद रहा। लेकिन 18 साल में मुझे एक चीज़ पता चली कि उस पार्टी में जाति विशेष का बड़ा योगदान है और हम जैसे इंसान जिसने पूरा जीवन, पूरी जवानी समर्पित कर दी समाजवादी पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं हम लोग उस जातवाद के जो एक चक्रव्यूह है उसमें हमेशा फंस करके हमेशा टिकट हुआ कटा। झांसी सदर का टिकट 2016-17 में मेरा हुआ, उसे काट दिया गया। उसके बाद मुझे जब पार्टी के अंदर विस्फोट हुआ तो ये खाते में आ गए। जैसे इंडिया पाकिस्तान होता उसी तरह माननीय अखिलेश जी और शिवपाल जी के बीच में 2 फाड़ हुए। तो ये माना गया मैं मुलायम सिंह और शिवपाल जी के गुट की हूँ, तो फिर मुझे उस पार्टी ने अलग थलग कर दिया। फिर वो 5 साल बड़ा ही संघर्ष में था। अपने आप पहचान, जिसने एक बहुत मेहनत करके अपनी पहचान बनाई हो, पहचान फिर पब्लिक बहुत जल्दी भूलती है। फिर उसको बनाए रखने में मुझे 5 साल बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। अंतर्गत मैंने 22 में ये निर्णय लिया कि मुझे अपने साथियों के लिए, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे बुंदेलखंड की जनता जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे उस विश्वास को जिताने के लिए, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए एक कठिन और संघर्षपूर्ण और एक बड़ा निर्णय लेना होगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी विचारधारा किससे मिलती जुलती है। तो मुझे लगता था कि एक ऐसी नेता जो संघर्ष करके अपने दम पे केंद्र में राजनीति कर रही है, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, उनसे मैं कहीं ना कहीं प्रभावित हुई और उसके बाद मैंने निर्णय लिया, मैं अपना दल एस में शामिल हुई। मेरी मित्र हैं रश्मि आर्या जी, जो आज मौरानीपुर की विधायक हैं। उन्होंने वहाँ पे उनका टिकट सेम डे हम दोनों पार्टी ज्वाइन की, अपना दल एस, उनको टिकट मिला क्योंकि सीट हमें सुरक्षित मिली थी। तो मुझे वहाँ प्रभारी बनाया गया। प्रभारी बनाने के बाद उन्होंने संघर्ष किया और वो सीट हम लोगों ने 60,000 से अधिक मतों से वो चुनाव जीता। वो चुनौती बड़ी थी हमारे लिए। हम उत्तर प्रदेश की 30 नंबर की पार्टी बन के उभरे। माननीय अनुप्रिया दीदी केंद्र में मंत्री बनी। माननीय आशीष भैया हमारे पार्टी के जो आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो कैबिनेट में मंत्री। दीपमाला कुशवाहा जी ने हम सबको बताया कि किस प्रकार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पद पर पहुंची और
राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंचने पर उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने बताया कि जो पिछली पार्टियों में किस प्रकार उनको जाति की कारण आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल आई, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्हें बहन अनुप्रिया पटेल का स्नेह मिला और आज वो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनी है और आगे वो इस क्षेत्र में काफी प्रयासरत होते हुए अपने काम को बढ़ाएंगी। और वो ललितपुर से काफी दिनों से जुड़ी हैं और समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करके वो जैसे पद पर पहुंचने के बाद भुला देते हैं, लेकिन बहन जी ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में भी लोगों से जुड़ाव स्टार्ट किया है और साथ ही साथ नए नए आयाम स्थापित कर रही हैं। आज हम बहन जी के इस रोचक पॉडकास्ट में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और हमारे साथी विकास सोनी जी आज यहाँ पर उनसे आगे के प्रश्न के लिए बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि विकास सोनी जी अब अपनी बातें बहन दीपमाला जी के साथ रखें। दीपमाला जी, आपको 2 दशक हो चुके हैं और वहीं पर तीनों दलों आपने देख चुके हैं और तीनों दलों की कार्यशैली के साथ साथ महिला मुद्दों पर दृष्टिकोण में आपको क्या अंतर नजर में आया? मैं समाजवादी पार्टी में सम्मान था मेरा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे सम्मान मिला, संघर्ष करने वाले को सम्मान मिलता ही है, वो छीन लेता प्राप्त कर लेता है। बहुजन पार्टी की क्या भी बात करें, बस भाजपा में भी महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े मुद्दों पे काम किया जा रहा है। वहाँ पे महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो आज कहीं ना कहीं वो भी हो रहा है, 33% आरक्षण भी हुआ है। लेकिन अगर मैं देखती हूँ तो मैं जब से अपना दल की सेवा कर रही हूँ, पार्टी से मेरा संबंध जुड़ा है, मुझे अपनत्व मिला है, मुझे लगता है अनुप्रिया पटेल जितना सॉफ्ट कॉर्नर महिलाओं के लिए रखती है उतना शायद कोई महिला कोई भी पार्टी, आप उनके कार्यक्रमों को देखिएगा, जितने पुरुष नहीं होते उतनी महिलाएं पूरे प्रदेश से जाती है, पेट भर भर के जाती है। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी को अपनत्व देते हैं, महिलाओं की लगातार बात करना, महिलाओं के बीच में रहना, और एक महिला भी यही चाहती है कि हमारा नेतृत्व भी कोई महिला करे, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो मुझे लगता है अपना दल महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद महिलाओं के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? सम्मान एवं सुरक्षा। किसी भी महिला को सम्मान चाहिए होता है। महिला क्या, किसी जानवर को भी सम्मान से अगर आप बुलाएंगे ना तो वो आपके पास आराम से एकदम प्रेम से आके आपके गोद में बैठ जाएगा। ये तो महिलाओं की बात हो रही है, आधी आबादी की बात हो रही है। जो महिलाएं भी सम्मान की भूखी होती है, वो अपने परिवार को चाहे समाज हो हर जगह वो सम्मान चाहती हैं। और सम्मान के साथ साथ क्योंकि बेटियां जब बाहर निकल रही होती हैं स्कूल जाने में या कहीं पे भी या घर से बाहर नौकरी करने जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन कुछ चुनिंदा लोगों के शिकार होते होते बच जाती हैं, होती हैं, या उस डर की भावना के साथ वो निकलती हैं जो उनको गिड़ियों की तरह देखते हैं। तो महिलाएं सुरक्षा भी चाहती हैं। तो मेरा हमेशा ये मुद्दा है कि महिलाओं को सम्मान मिले, उन्हें सम्मान के साथ वो अधिकार मिले जो वो चाहती है, जिस लायक भी है। वो अगर पत्नी बनने लायक है तो पत्नी के हक से उनको सम्मान मिले। वो अगर घर से बाहर निकल के नौकरी करना चाहती है तो नौकरी के हद से उनको उस तरीके का सम्मान मिले जितना कि पुरुष कर रहा है, क्योंकि वो महिला तो घर को भी संभाल के आती है और कहीं ना कहीं ऑफिस में भी उतना ही काम करती है जितना पुरुष करते हैं। तो उसको सम्मान भी पूरी तरीके से मिलना चाहिए। और सुरक्षा के लिए ये सरकार, जिसमें हम लोग आज कहीं ना कहीं गठबंधन में है, एनडीए सरकार हमारी लगातार काम भी कर रही है और मेरा यही एजेंडा रहेगा कि सम्मान और सुरक्षा और उनको बराबरी का काम। वहीं पर रोजगार, दो एक ऐसे मुद्दे हैं। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें महिलाओं के अवसर के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कदम रहेंगे आपके यहाँ? आज हम गठबंधन दल में हैं, लेकिन अगर हमारी दीदी और हमारी सरकार जब भी बनी तो मुझे लगता है मेरी दीदी का हमेशा एक ही मुद्दा रहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना और अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ना। और ये तभी संभव हो पाएगा जब समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य की व्यवस्था इस देश के अंदर लागू हो। समान शिक्षा मतलब कि जो प्राइवेटीकरण है और सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल को भी इतने अच्छे तरीके से बनाया जाए कि वहाँ पे भी डीएम का बच्चा, बड़ा व्यापारी का बच्चा पढ़े, और स्वास्थ्य समुदाय भी इतना अच्छा मजबूती से वहाँ पे सारे
आधुनिक उपकरण के साथ लैस हो कि आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल लूटने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्राथमिक हिस्सा या सरकारी अस्पताल भी इतने आधुनिक हो जाए जिसमें गरीब से गरीब नहीं, अमीर से अमीर आदमी भी अपने इलाज वहाँ पे आराम से करा सके। तो ये हमारी पार्टी का हमेशा एजेंडा रहेगा कि समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य पे ध्यान। वहीं पर बात करें शिक्षा की तो 5000 विद्यालय जो कि सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए हैं। इस दृष्टिकोण में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दूर दराज विद्यालय होने के कारण कहीं ना कहीं आज बच्चों के लिए आने जाने में तकलीफ भी होती है और वहीं पर कई विद्यार्थियों ने विद्यालय भी छोड़ दिया। इस दृष्टिकोण में आपका क्या कहना है? विद्यालय जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उनको बंद करने का प्रयास किया गया है। उसके अलावा फिर नए तरीके से खोलने का भी प्रयास हो रहा है। इसको घुमा फिरा करके जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उसको बहुत घुमा फिरा करके बात रख रही है, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा पे तो जो इस गवर्नमेंट दे रही है, और कहीं ये जो स्कूल बंद होने का काम हो रहा है वो केवल उन जगहों पे हो रहा है जो टूट फूट की स्थिति में आ गई, उन्हें बंद करके नया निर्माण होगा। नया निर्माण के साथ जो है काम होगा, और शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और शिक्षा पे तो जोर सबको देना चाहिए। और मुझे लगता है मेरी पार्टी का एजेंडा है शिक्षित हो, आगे बढ़ो जी। वहीं पर महिला मंच की बात करें तो महिला मंच को मजबूत कराने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, जहां आपको एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी राष्ट्रीय स्तर के महिला मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मिली है? देखिए, ये बहुत बड़ा पद है, बहुत जिम्मेदारी का पद है, और जब जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है तो आपकी चिंता भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपसे कुछ उम्मीदें की जाती हैं। जब उम्मीदें की जाती हैं और आपको उनको पूरा करना होता है तो वही है ना, पीठ पे निर्भरता इतनी डाल दी जाती है कि आने वाला जो समय है 27 कहीं ना कहीं हम सब के लिए आशा भरा है। तो मेरी कोशिश ये है कि हर बूथ पे मेरी महिला शक्ति खड़ी हो, और जिसके लिए अभी हम लोगों ने ललितपुर की, क्योंकि मैं प्रभारी हूँ तो मैं यहाँ की बात करूँगी। ललितपुर में अभी मेरा लगातार कार्यक्रम, अभी मेरा मिर्चवाड़ा था, अभी अमझरा घाटी पे कार्यक्रम था। मेरी कोशिश हो रही है कि हर जगह, हर गांव में मेरे साथ 2 या 3 महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप बन जाए जो हमारे साथ बूथ पे खड़ा रहे। हर गांव में मेरी कोशिश रहेगी कि महिला जब बूथ पे खड़ी होगी तो एक तो अनुशासन रहेगा, अनुशासन के साथ साथ बूथ पे वोट भी डालने का काम, क्योंकि हमारी महिलाएं कई बार रह जाती हैं। जब बूथ पे महिला रहेगी तो महिलाओं को निकाल के लाने का काम भी करेगी। तो मेरी कोशिश है कि पार्टी पे जो राष्ट्रीय लेवल पे है, राष्ट्र को देखते हुए हमें सबसे नीचे की धारा पे जो बूथ होता है, बूथ पे महिला को खड़ा करना होगा, तो हमारा राष्ट्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। ललितपुर की जिम्मेदारी, और वहीं पर ललितपुर की महिलाओं को जोड़ने के लिए अगर जुड़ना चाहती हैं तो आपका क्या कहना है महिलाओं के साथ? मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अनुप्रिया पटेल जैसा नेता आज के परिवेश में कोई और है ही नहीं। प्रखर वक्ता, अपनी बात को संसद में बाकी से रखना और आपकी हुकूमत के लिए लगातार लड़ाई और संघर्ष करते रहना, सत्ता में रह के अपनी बातों को रखना और मनवाना, ऐसे टैलेंट वाली हमारी महिला नेता, हमारी लेडी आइकॉन हैं अनुप्रिया पटेल जी। इसलिए आप लोग अगर सम्मान चाहती हैं अपने लिए, सम्मान के साथ साथ आप चाहती हैं कि सुरक्षित राजनीति हो, तो मुझे लगता है अनुप्रिया पटेल जी के साथ आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। मेरा भी जीवन का बड़ा अनुभव रहा है और आज मैं अनुप्रिया जी को अपनी बहन के रूप में देखती हूँ और मैं उनसे बड़ी प्रेरित हूँ, और मुझे लगता है कि वो एक शिक्षित और समझदार, हर बिंदु को छू करके समझना, संवेदनशीलता उनके अंदर इतनी ज़्यादा है कि हर बिंदु को वो छूती हैं, समझती हैं और उसको लेकर के चलने का काम करती हैं। अभी हाल ही में मैं उनके साथ एक कार्यक्रम में थी, वहाँ पे विषय था स्वास्थ्य, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं इस वक्त, तो वो शिक्षकों को एडवाइस दे रही थी। तो उसमें उन्होंने बच्चों पे बड़ी पॉइंट पे बात करी कि शिक्षक का भी उतना ही, क्योंकि बच्चे 6-7 घंटे शिक्षकों के पास रहते हैं, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो खान पान, आजकल के परिवेश में जो खान पान, दूषित खान पान है या जो पैकेज वाला खान पान है, उससे बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं, मोटापा के शिकार हो रहे हैं, दुनिया भर के छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है। तो दीदी ने ये बात वहाँ पे सारे शिक्षकों को ये कहा कि आप लोग बच्चों से इस बिंदुओं पे भी बात करिए। माँ बाप के साथ जितना समय रहते हैं, लेकिन जो 6-7 घंटे आपके साथ रहते हैं, अगर आप भी बच्चों के अंदर ये परिवर्तन लाने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बड़ा परिवर्तन होगा। तो मुझे लगता है कि अनुप्रिया जी हर बिंदु पे
उनको ये भी लगता है कि हाँ शिक्षक ये कर सकते हैं, यहाँ से ये परिवर्तन होगा, इस छोटे पॉइंट से भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है, वो इस तरह की चर्चा करती है। और मुझे उनकी सोच और विचारधारा से मैं खुद बहुत प्रभावित हूँ, और उस प्रभाव से मैं चाहती हूँ कि और लोगों को भी मैं प्रभावित कर पाऊँ। जी जी। नारी का स्नेह, नारी का समर्पण, नारी का वात्सल्य और नारी का प्रेम, अगर आप इन सारी बातों को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आज समाज में नारियां त्याग भावना से राजनीति में आई हैं, और नारियां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हैं, नारियां आज निर्मला सीतारमण भी हैं। तो हम भी चाहते हैं कि दीपमाला कुशवाहा आखिरकार वो कौन सी नीति थी जिस नीति के कारण अपना दल ऐसे जुड़ी और उन्हें लगा कि बहन अनुप्रिया पटेल ही देश में एक सर्वमान्य महिला नेत्री हो सकती हैं। ये क्वेश्चन हम उनसे और यह प्रश्न इसलिए पूछना चाहते हैं कि आगे चल के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ केवल एक सिंबल ना बन जाए। तो क्या वो इस चीज़ को मानती हैं कि आगे बेटियों को उतना ही सम्मान मिलेगा जितना कि आज की परिस्थिति में देखने को मिल रहा है? भाई साहब, मेरा मानना तो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक तबका नहीं था। आज के डेट में सारी पार्टियों ने लगातार मुद्दे उठाए, लेकिन इस सरकार ने, हमारी एनडीए की सरकार ने 33% आरक्षण ला करके महिलाओं का सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है। हम जैसी महिलाएं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके रास्ते पे चलते थे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ बाहुबली या कुछ ऐसे लोग आ करके हमारा हक छीन लेते थे, तो कहीं ना कहीं इस 33% आरक्षण में हमें ये उम्मीद है कि हम सबको कहीं ना कहीं संभावनाएं मिलेंगी, हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा। रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, तो लगातार मोदी जी का एक रवैया रहा है, हमारी अनुप्रिया दीदी का ये रवैया रहा है कि महिलाओं को हर जगह प्राथमिकता दी जाए, चाहे आवास के नाम पर हो, चाहे आपके राशन के नाम पे हो। आज आवास बन रहा है तो महिला के नाम पे मिल रहा है। आज घर का मुखिया लोग कहते थे पुरुष है, मोदी जी ने वहाँ पे भी महिला को घर का मुखिया बना दिया। तो कहीं ना कहीं सम्मान जिस तरीके से दिया जा सकता है वहाँ पे महिला को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। महिला इतने से खुश होने वाली नहीं है। महिलाओं के अंदर अभी बहुत सारा दर्द भरा हुआ है, जो दर्द धीरे धीरे सने सने हमें समझना होगा, और शायद अनुप्रिया पटेल बहन जी इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं। आपने पूछा था कि मैं इस पार्टी के विचारधारा, किस विचारधारा के तहत मैं इस पार्टी से जुड़ी थी, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि बहुतायत संख्या के जो बिरादरियां हैं उनको तोड़ करके राजनीति में उनका समीकरण तोड़ करके उनको अलग अलग तरीके से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन्हें राजनीति में भागीदारी उस तरीके से नहीं मिल पाती है। अब अनुप्रिया जी का जो काम करने का तरीका है, अगर वो इस जाति विशेष पे काम कर रही होती, तो अगर हमारी पार्टी के पूरा समीकरण उठा के देखिए, अगर उन्होंने सब जातियों को समाहित करके एक अपना परिवार जैसा अपना दल बनाया है। और मुझे लगता है क्योंकि वो सोनेलाल जी की बेटी है, मैं सोनेलाल जी की एक बात आपको बताना चाहती हूँ। सोनेलाल जी की कहानी ही सुनने का मौका मिला, मेरे को उनका सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि सोनेलाल जी जब कार्यक्रम करते थे, कहीं कोई बड़ा सम्मेलन या कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होता था, वो 4 दिन पहले खुद ही हाथ में ले और पर्चा लेकर के खुद ही चिपकाने का काम करते थे, खुद ही फर्श बिछाने का काम करते थे। तो किसी बड़े आदमी ने उनसे आके पूछा कि भाई आप ही कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तो आप ही हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा अपने कामों के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं करूँगा तो दूसरा भी क्यों करेगा, मैं करूँगा तो दूसरा भी करेगा, तभी कारवां आगे बढ़ पाएगा। तो ऐसी सोच, इतनी बड़ी सोच के साथ जो अपने आप को ज़मीन से जुड़ करके चलने वाले नेता थी, उनकी पुत्री है अनुप्रिया पटेल, उनके अंदर वो सब कुछ है जो माननीय सोनेलाल जी के अंदर था। और मैं उससे प्रभावित होकर, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में उन्हीं विचारधाराओं को अंगीकृत किया है जो विचारधाराओं से सोनेलाल जी उत्प्रोत थे, और मेरा भी जीवन कहीं ना कहीं इसी तरीके के समर्पण के साथ, त्याग के साथ, ज़मीनी लोगों के साथ चल रहा है। तो मैं इससे बड़ी प्रभावित रही। मुझे लगा कि मैं यहाँ पे वो सब कर पाऊँगी
जो मैं करना चाहती हूँ अपने जीवन में। राजनीति में केवल विधायक सांसद बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। विधायक सांसद तो अगर लहर होती है तो किसी को भी खड़ा कर दीजिए बन जाता है। विचारधारा की लड़ाई है ये, दुनिया विचारधारा पे चल रही है। किस विचारधारा से हम लोक कल्याण कर पाएंगे, उस विचारधारा को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही एक अच्छी समाज के अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा, एक अच्छी सरकार बनेगी जो अच्छा काम कर पाएगी। तो मेरी उम्मीद है कि अनुप्रिया पटेल जी इस लायक हैं और हम सब चाहते हैं कि आने वाले समय में अनुप्रिया पटेल इस प्रदेश ही नहीं देश की मुखिया बने और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बड़ा परिवर्तन आए। दीपमाला कुशवाहा इस बात को कहां तक मानती हैं कि वर्तमान समय में नेता बड़ा है या जाति बड़ी है? क्योंकि दीपमाला कुशवाहा अपने आप में एक नाम है, लेकिन आज वर्तमान समय में जो माहौल है वो नीति को छोड़कर जाति पर टिक गया है। तो इस संबंध में हम चाहेंगे कि दीपमाला कुशवाहा जी नीति, जाति और नेता, इन तीनों में किस प्रकार की राजनीति को पसंद करती हैं और आने वाले समय में जाति या नीति किस तरह से वो अपने आप को देखती हैं। मेरी पार्टी का ही एजेंडा था, मेरी पार्टी के संविधान में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और जितनी उसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी और जिम्मेदारी। तो निश्चित तौर पे ये बात तो आपने हमेशा देखा होगा कि जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी संख्या इतनी है, तो उस वजह से उन्हें वो सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाया है। तो मेरी पार्टी का लगातार एजेंडा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं कुशवाहा हूँ, कोई कुर्मी है, जात का असर, क्योंकि हमें पैदा ही हम हुए हैं तो हम कुशवाहा कहलाएंगे और कुशवाहों की संख्या है यहाँ पे। तो हमें मालूम भी होना चाहिए, ये हमारा राइट बनता है कि कुशवाहा इतने हैं, कुर्मी इतने हैं, इतने अहिरवार हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने ठाकुर हैं। जब उन्हें ये मालूम हो कि हाँ हमारी इतनी संख्या है तो हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो हमारी पार्टी इस पे लगातार काम कर रही है और मैं इस बात से कहीं ना कहीं अपने आप को अग्री करती हूँ कि हाँ ये होना चाहिए। लेकिन नेता जब कोई बनता है तो नेता कोई किसी एक जात का नहीं होता है। नेता जब बनता है तो नेता इन सब जात बिरादरी से ऊपर उठ करके वो सबके लिए समान विचार रखता है, वो चाहे किसी भी जात का है, वो एक समान रूप से सबको देखने का काम करता है। तो नेता जात से ऊपर हो जाता है, लेकिन राजनीति जाति की ही होती है। तो इससे आप कहीं डिनाई कर ही नहीं सकते। दीपमाला कुशवाहा जी, जब जाति और नीति की बात होती है तो उनका स्पष्ट कहना है कि हाँ मैं दीपमाला कुशवाहा हूं और मुझे मेरी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और मेरी पार्टी भी इसका समर्थन करती है। दीपमाला कुशवाहा जी लगातार प्रयासरत हैं और अपनी पार्टी को आगे ले जा रही हैं। दीपमाला कुशवाहा जी झांसी हो, आपका मेहरौनी हो, आपका तालबेट हो, आपका लखनजर पापड़ा हो, यहाँ तक कि मड़ारा हो, दूरस्थ जितने भी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के जितने भी ग्राम हैं उन सब में जाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं और वो बता रही हैं कि हाँ मैं इसी मिट्टी की बेटी हूं और मुझे इस बुंदेलखंड को आगे ले जाना है। मैं दीपमाला कुशवाहा जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश, देश और बुंदेलखंड में मेरे 3 क्वेश्चन एक साथ हैं। वो किसको अपना सबसे प्रमुख नेता मानती हैं देश, प्रदेश और बुंदेलखंड में? आज के परिवेश में निश्चित तौर पे देश के अंदर मेरी अनुप्रिया जी बैठी हुई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी। देश के अंदर अनुप्रिया पटेल, प्रदेश में हमारी पार्टी चल रही है तो प्रदेश के अंदर अनुप्रिया पटेल, और वो बुंदेलखंड की बहू हैं तो बुंदेलखंड के अंदर अनुप्रिया पटेल। देश, प्रदेश और बुंदेलखंड में जहां आपने बताया कि अनुप्रिया पटेल, वहीं पर चुनाव नज़दीक 2027 और 2029 के चुनावों में महिलाओं की भूमिका, महिला उम्मीदवारों की भूमिका बढ़ाने के लिए आपका क्या कदम रहेगा? क्योंकि आपने देश और प्रदेश और बुंदेलखंड में अनुप्रिया पटेल यानी महिला, और वहीं पर चुनाव नज़दीक हैं उत्तर प्रदेश, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज भी आरक्षण अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 4 महिला विधायक हैं जी पार्टी में, और लगातार हमारे यहाँ ये कोशिश रहती है कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित रहे और तरीके से रहे।
तो दीदी तो स्टार्टिंग से ही 33% से ज़्यादा परसेंट लेकर के चल रही हैं महिलाओं को। जी। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस बार हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को एक आदेश हुआ है कि इस बार हम लोग जिला पंचायत का चुनाव जो है इंडिविजुअल लड़ेंगे। गठबंधन हमारा है, निश्चित तौर पे है, और वो एनडीए से जो गठबंधन है वो हमारा विधानसभा और लोकसभा तक सीमित रहेगा। इस बार हम लोग फ्रीडम के साथ इस बार जिला पंचायत के चुनाव में, प्रधानों के चुनाव में, इनमें हम फ्रीडम होकर के पूरे सीटों पे कोशिश रहेगी कि हम जी। लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आए, जिससे ये एक तरीके का हमारा होमवर्क भी होगा 2027 के लिए। और वहीं पर बात, पॉज लेना है, पॉज आपको, हाँ। थोड़ा सा पॉज। वहीं पर युवतियों को राजनीति में जोड़ने के लिए क्या कदम रहेंगे, आप किस तरह जोड़ेंगी आप राजनीति से? क्योंकि महिलाओं को एक पर्दे में रखा जाता है और राजनीति में लाने के लिए आप क्या कदम रहेंगे? है कि महिलाओं के अंदर योग्यता की कोई कमी नहीं है। महिलाओं की योग्यता और उनकी प्रतिभा को हमेशा छुपाया जाता है एक पर्दे के पीछे, एक संस्कार के पीछे कि वो महिला है, लड़की है। मगर मैं लगातार आज के दिनों में देख रही हूँ जो लड़कियाँ फ्रंट में आकर के रील्स बना रही हैं, अपनी बात को बेबाकी से रख रही हैं। तो क्यों बहुत सारी ऐसी महिलाएं मुझसे संपर्क में आ रही हैं जो राजनीति करना चाहती हैं। उन्हें आज जो सोशल मीडिया और ये जो इस वक्त जो ये माहौल चल रहा है, ये बच्चों को भटकाना, यूथ को भटकाने के लिए भी काफ़ी कारगर है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो उनके अंदर यूटिलाइजेशन है, उनके अंदर जो पर्सनैलिटी है, उनके अंदर जो कलाएँ हैं, उसको वो फ्रेश करके, उसे क्लीन करके, उसे पॉलिश करके वो अगर राजनीति में या सामाजिक क्षेत्र में आए तो लड़कियों के अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप देखिए, अगर बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं दिखाई देती हैं सोशल मीडिया में, बच्चियां बोलती हैं, बहुत सारी शायरी कर रही हैं, बहुत सारी बातें रख रही हैं, बहुत सारे देशभक्ति के गाने गा रही हैं। तो उसको छांट करके, मेरे से अभी जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हूँ, मुझसे कम से कम दर्जनों महिलाएं ऐसी संपर्क में आई जो भटक रही थी, उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही थी। जगह जैसे अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं और आदमी चाहता है कि मुझे उस हिसाब से सम्मान से कोई जगह मिल जाए, तो मुझसे दर्जनों महिलाएं मिली और अच्छे परिवार की मिली जो चाहती थी कि राजनीति में हमें जगह मिले। तो हमारी पार्टी में उन सब महिलाओं और बच्चियों का, यूथ का, सबका स्वागत है जो राजनीति करना चाहते हैं और जो विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ विचारधारा की लड़ाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में विधायक बनना और सांसद बनना बहुत आसान है, लेकिन विचारों की क्रांति पैदा करना कठिन काम है। और जब विचारों की क्रांति पैदा होती है तो युग परिवर्तन होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जो भी जुड़े वो विचारधाराओं के साथ जुड़े, उन सबका स्वागत है, वो सब आएँ और पार्टी के अंदर परिवार की तरह हमारे यहाँ आके रहें। यहाँ मान सम्मान की कहीं कोई कमी नहीं रही। मुझे भी बहुत कम समय में जो पारिवारिक सम्मान मिला है वो मुझे लगता है मैं दूसरों को भी दिलवाने में कामयाब रह पाऊँगी। जी, राजनीति में आने के बाद 2 दशक आपको हो गए हैं। 2 दशक में सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या नज़र में आई है? सबसे बड़ी उपलब्धि दो दशकों में लगता है 2 दशकों में मेरे पास जो उपलब्धि आई है, क्योंकि मेरा ये 20-22 साल का जो सफ़र है, बहुत ज़्यादा संघर्षों और बहुत सारे संघर्षों के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई जो मुझे एक्सपीरियंस दी। तो मुझे लगता है कि इस पूरे परिवेश में ये 2 दशक से ऊपर जो मेरे साथ मैंने अपना राजनीतिक करियर बनाया, इसमें मुझे एक जो कठिन समय था वो मुझे टीचर बन करके मेरे सामने आया और उसने मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित किया। तो मुझे लगता है कि मैं इतने दिनों में एक मजबूत और सोचने समझने के लायक एक अच्छी इंसान बन पाई हूँ। राजनीति में अभी नेता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस जगह पहुँच पाई हूँ जो मैं चाहती थी, लेकिन मैं एक अच्छी इंसान और एक परिपक्व जो समझ पैदा मेरे को हुई है इन 20-22 सालों में उतार चढ़ाव के साथ, मुझे एक मजबूत और एक ताकतवर इंसान बनाया है समय ने मुझे। जी जी, तो जी। यही मेरी उपलब्धि है। अच्छा, तो वक्त को आई हैं कि और उनके लिए समाधान किस प्रकार आपने किया है? लोग कहते हैं महिलाओं को राजनीति में बड़ा आसान है, मगर मुझे लगता है कि मुझे तो हर वक्त चुनौती का ही सामना करना पड़ता है। चाहे जब भी घर से बाहर निकल रहे, पहले तो, अब तो बहुत आसान हो गया है महिलाओं को राजनीति करना। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं घर से बाहर निकल के आई थी, मैंने MBA किया हुआ था और मैं MBA के साथ साथ पढ़ाई करते करते पहले तो स्कूल की, कॉलेज की राजनीति कर रही थी।
उसके बाद जब मैं निकल के आई, आप ही के ललितपुर में मैं आई, तो मुझे कोई कुशवाहा मानने को नहीं तैयार था। मुझे लोग कहते थे ये कोई ठाकुर की लड़की है, फिर कोई कहते थे ये एक्ट्रेस है, बॉम्बे से आई है। मतलब मुझे तरह तरह की बातें, भ्रांतियां फैलाने का काम किया गया, और बहुत सारे एलिगेशंस जो महिलाओं के लिए आसान होता है, मतलब इतना आसान नहीं है किसी महिला के लिए। आज तो बहुत आसान हो गया कि भैया अपने परिवार के बच्चों को लोग निकाल रहे हैं राजनीति में, तब मुझे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता था। लेकिन अब मुझे लगता है मुझे किसी को क्यों ही प्रूफ करना है, मैं जो कर रही हूँ बेस्ट कर रही हूँ, और मैं कल बेस्ट करके दिखाऊंगी। और वहीं 2027 का चुनाव, जैसा कि आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मेहरौनी और ललितपुर, इन दोनों में से एक में अपना दिल की एक सीट चाहिए, इस बारे में आपका क्या कहना? सीटों पे हमारे यहाँ दोनों सीटों पे, मैं पूरे जिले की बात कर रही हूँ, हमारे साथ हमारे प्रभारी महोदय भी आपकी स्टूडियो में हैं इस वक्त। हम पूरे जिले में आखिरी गांव के आखिरी छोर पे अपना कार्यकर्ता खड़ा करेंगे 6 महीने के अंदर। सीटें कोई भी मिले, पर जिला नंबर 1 हमारा अपना दल का होगा। अच्छा, जैसे कि दीपमाला कुशवाहा जी ने बताया कि उन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, तो आज की युवा इस चीज को समझें कि जब एक संघर्ष होने के बाद जब कोई व्यक्तित्व निखर कर आता है तो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उनके 20 साल की तपस्या अनवरत आज भी स्टार्ट है, आज भी वो रुकी नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें समाज में, उन्हें प्रदेश में, उन्हें शहर में लोगों ने कई बातें मानने से इनकार भी कर दिया, यानी कि इतना बड़ा संघर्ष दीपमाला कुशवाहा का रहा है। तो निश्चित रूप से संघर्ष इतिहास जरूर लिखेगा, और दीपमाला कुशवाहा जी इस इतिहास की साक्षी बनेंगे, 100% बनेंगी, जिस प्रकार उनका संघर्ष चल रहा है। अब आज का बुंदेलखंड उनसे जानना चाहता है कि मध्य प्रदेश की तरह आने वाले 2027 के चुनाव में क्या उनकी पार्टी महिलाओं के लिए जो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चल रही है और दिल्ली में भी माता और बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो क्या उनकी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश की भी सभी बहनों को यह लाभ मिल सके? सरकार में लगातार समूह बना करके जो है गांव में रोजगार सृजन, लोन दे करके उनका रोजगार पैदा करना हमारी सरकार तो लगातार कर ही रही है उत्तर प्रदेश में। मगर ये कह पाना मेरे लिए, मुझे नहीं लगता है कि इतना डेफिनेटली मैं कह पाऊँगी, क्योंकि ये प्रदेश और केंद्र की बातें हैं कि वो यहाँ पे भी लाडली योजना जैसी योजना यहाँ पे चालू करेंगी। लेकिन निश्चित तौर पे जब सब जगह चल रहा है, कई प्रदेशों में चल रहा है, तो मगर ये अच्छा है कि जो बच्चियाँ, महिलाओं को कुछ उनके पति नहीं दे पाते थे, उनके हाथों में 2 पैसा आएगा, तो वो मेरी तरफ से, अगर ये मेरा इंडिविजुअल एडवाइस है कि उन्हें यहाँ पे भी लागू करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी लागू करना चाहिए। दीपमाला कुशवाहा जी से हम पूछना चाहते हैं कि अभी पिछले दिनों में बाकी अन्य पार्टियों में काफ़ी खींचतान चल रही है। कोई नेता किसी से नाराज है, कोई नेता किसी के बारे में कोई वक्तव्य दे रहा है, तो क्या दीपमाला कुशवाहा जी की पार्टी में क्या इस प्रकार की खींचतान भी चल रही है, और क्या इसे वो सही मानती हैं पार्टी के हित में, या इसे वो ऐसे ही मानती है कि नहीं ये तो होना ही है और ये होता ही रहेगा? तो क्या उनके पास कोई उपाय है जिससे कि अन्य पार्टियों में या उनकी पार्टी में इस प्रकार की खींचतान ना चले? जैसा कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियां आ रही हैं, ये जो भी कुछ घटना हो रही है ये उनके अपने मत हैं, वो अपने मतों के हिसाब से आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जब कोई नेता इस बड़े पदों पे पहुंच जाए तो वहां से इस तरह के वक्तव्य नहीं देना चाहिए, इससे पब्लिक के बीच में गलत मैसेज जाता है। लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए बिल्कुल साफ बता दूं, मेरी पार्टी का हर आखिरी सिपाही बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। मेरी पार्टी के हर कार्यकर्ता एक दूसरे की ताकत है, और हमारी पार्टी में सब परिवार की तरह आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो मेरी पार्टी में तो अभी
इतना कुछ ऐसा नहीं है। जो पार्टियां बड़ी बड़ी हो गई हैं उन पार्टियों में अभी समस्या हो जाती है, वर्चस्व की लड़ाई है, ये तो सब जगह चलती रहती है। मैं इसको बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं मानती हूँ कि सीरियस बात है, वर्चस्व की लड़ाई है। कभी किसी से मत नहीं मिला, मन नहीं मिला तो मतभेद भी हो जाता है, लेकिन ये घर से बाहर नहीं आना चाहिए किसी भी दल के लिए। ये उचित नहीं है कि ये सोशल वॉर जो है पब्लिक के बीच में आए से पब्लिक के बीच में पार्टी की इमेज ज़रूर ख़राब होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये बाहर नहीं आना चाहिए, जो भी रार है रार अंदर ही निपटा लेना चाहिए। दीपमाला कुशवाहा जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुखिया इस प्रदेश के, उनके विकास कार्य को किस रूप में देखती हैं और वो क्या मानती हैं 2027-2029 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहाँ होंगे? नो डाउट उनका दूसरा कार्यकाल भी, पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल बहुत सारे अभूतपूर्व प्रयास और बहुत सारी सफलताओं के साथ रहा। इसमें सबसे मजबूत मुझे दिखाई देता है तो लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरीके से क्राइम पूरे प्रदेश के अंदर रुके और वो उदाहरण बने अन्य प्रदेशों के लिए भी, तो मुझे लगता है कि माननीय योगी जी, माननीय बाबा जी का सबसे बड़ा उनको जो उनके कार्यकाल में सफलता मिली है वो सफलता है लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा उन्होंने लगातार जिस तरीके से पार्टी में बैलेंस करके लगातार क्षेत्रों में विकास किया है। आज आप देख लीजिए हमारे झांसी और ललितपुर में, झांसी में बीडा जैसी योजना लेकर के आए हैं हमारे यहाँ। जो बीडा है, जो नोएडा के तर्ज पे बीडा बन रही है, आपके ललितपुर में सैदपुर पे बन रही है वर्ल्ड ट्रेड ड्रग पार्क, जहाँ पे हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़ ज़मीनें हायर हो रही हैं और बहुत सारी विदेशी फैक्ट्रीज लगेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे रोजगार का सृजन भी होगा। तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। योगी जी को बारंबार धन्यवाद जो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में इतना हो गया है कि आज के डेट में मैं ललितपुर में ही कई बार गाँव में जाती थी, लोग अपने शाम को निकलना बंद हो जाता था। शाम को उनके खेत में अगर मोटर रखा होता था तो वो मोटर को भी अंदर रख देते थे कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज लोग कहते हैं कि हम बेबाकी से रखे हुए हैं बहन जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, रात के 2 बजे भी हम लोग निकल जाते हैं तो कहीं कोई ऐसा डर नहीं है कि कोई हमें लूट लेगा, हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो ये लॉ ऑर्डर, ये जीवन जीने की जो शैली में परिवर्तन आया है उसके लिए मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद देती हूँ। कुशवाहा संघर्षशील, साहसी, निडर दीपमाला कुशवाहा जी को 2027 में हम कहाँ देखते हैं? एक विधायक के तौर पर या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 2027 में? देखिए, टिकट तो मेरे 2-2, 3-3 बार हुए, शायद आप लोग के संज्ञान में होगा। झांसी सदर हुआ, बबीना पहले हुआ मेरा। मुझे लगता है टिकट बहुत छोटी चीज़ है। पार्टी जिस दिन चालेगी मुझे विधायक सांसद बना लेगी, मगर पार्टी एक मजबूत नेता अपनी पार्टी में और अपने नेता पे विश्वास, अगर मैं दीदी के विश्वास पे खरी उतर गई तो मुझे लगता है कि विधायक सांसद बहुत छोटी चीज़ है। इसलिए आज जो मुझे जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, मैं उसको जिम्मेदारी से एक कार्यकर्ता के रूप में निभाऊं और उनका विश्वास पात्र बन जाऊं। बस मेरी यही चाहत है। विधायक सांसद बहुत मामूली चीज़ है मेरे नज़रों में। और दीदी बढ़ाना है एज यू विश। नहीं, मतलब आपको 2025 महिलाओं के मौलिक अधिकारों के लिए खड़ा होने का साल है और इस साल में हमारे साथ अभी आपने वार्ता में दीपमाला कुशवाहा जी को देखा और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि दीपमाला कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ और भी बड़े पदों पर आसीन होंगी और हम पूरी आशा करते हैं कि दीदी अगली बार जब हमारे इस स्टूडियो में आएंगी तो और भी बड़ा पद लेकर आएंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और हम चाहते हैं कि दीदी अगर आज का बुंदेलखंड चैनल से अपनी बात युवाओं तक पहुंचाना चाहें और आज का बुंदेलखंड चैनल को अपनी शुभकामना देना चाहें। धन्यवाद। आज का बुंदेलखंड एक अच्छा चैनल है जो लगातार पब्लिक के बीच में लोकप्रियता बटोर रहा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जो सच्चे मन से आप अपनी सेवा दे रहे हैं लोगों के लिए,
आपका चैनल दिनों दिन आगे बढ़े, लोगों तक आपकी सच्चाई की बात पहुँचे, लोगों तक आपकी वो सारे मुद्दे पहुँचे जो मुद्दे वास्तविकता में लोग छुपा रहे हैं आज के डेट में। तो मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है कि आपका आज का बुंदेलखंड ललितपुर की धरती से लेकर के पूरे बुंदेलखंड नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर की मूलभूत समस्याओं को उठाने का काम करेगा, जिससे सरकारों के सामने चीज़ें आएँ और उसका निराकरण हो सके। और मैं अपने युवा साथियों से ये कहना चाहूँगी कि आइए, आप अपना दल में जुड़िए, अपना दल में अपनापन है। जय भीम, नमो बुद्धाय।